गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? क्लियर है, क्लियर। ठीक है सर, ओके। सर इसमें दो डीपी सिंह कैसे दिखा रहा है? एक वीडियो में केवल और एक इसमें ग्रुप में देखिए सर, इसमें पार्टिसिपेंट में दो डीपी सिंह दिखा रहा है। दो आ रहे हैं लेकिन पता नहीं कैसे आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सर वो क्या किसी और का फिर किसी और ने नाम बना के? नहीं 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 नहीं, किसी और का नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने जिसने भी एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा उसने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया होगा, या इनफैक्ट आईसीएसई बोर्ड से भी जिन्होंने यूके बोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड पढ़ा होगा उसका हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में उनके में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आई थिंक मेजोरिटी बच्चे सब आप लोग सीबीएसई बोर्ड से होंगे। कोई इंटरनेशनल कैम्ब्रिज बोर्ड से भी है क्या? एनीवन? कोई भी नहीं है? ठीक है, फिर तो मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया होगा कि एएमयू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो जितना भी 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, हम लोग उसके आगे भी पढ़ेंगे, उससे हाई लेवल भी पढ़ेंगे ताकि जो एग्जाम आपके होते हैं उसको आप क्रैक कर सकें। ठीक है,
तो अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आया तब भी हम बेसिक्स से बिल्कुल लेकर के चलेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। जिसको भी दिक्कत रहेगी जिस पॉइंट पे, बेटा आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ग्रुप में भेज सकते हो अपने डाउट, आपके ग्रुप में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम रह सकती है तो नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक दो चीजें मैं पूछूं तो आप लोग माइक अनम्यूट करके थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। बेटा आप लोगों ने ऐप के बारे में थोड़ा बहुत यूज किया इस ऐप को, पता चला है कहाँ से अनम्यूट करना है, कहाँ से म्यूट करना है? कोई भी एक लोग बेटा अनम्यूट करके एक बार यस करो। यस सर। ठीक है, चलिए गुड। अच्छा टेक्स्ट भी करना आप लोगों को पता है, ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो इसमें दो चीजें से आप फ्रेंडली थोड़ा हो जाएगा। तो जैसे फिजिकल आपके जो प्रेजेंस होता है ऑफलाइन क्लास में, तो वो ऑनलाइन में बिल्कुल आप सामने मेरे इंटरेक्शन में रहोगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप जितना ज्यादा अनम्यूट करके रिस्पॉन्स करोगे या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्स करोगे, आपका क्लास में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास में इसी टाइप से आप इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ा सकते हो। तो जब भी मैं कोई चीज पूछूंगा तो आप अनम्यूट करके तुरंत आंसर देना, ठीक है, या फिर टेक्स्ट करके आंसर दे देना, ठीक है। चलिए अब कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, आपका बेसिक सी चीजें कुछ बातें। चलिए आप में से मोल की डेफिनेशन किसी कोई बताएगा, मोल की डेफिनेशन क्या है? मोल है क्या चीज आखिर? कोई भी आप में से एक लोग बता सकते हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप बताइए। टेक्स्ट करने में देखिए, इसमें टेक्स्ट करेंगे आप तो टाइम लगेगा, माइक अनम्यूट कीजिए तुरंत, एक लाइन जो आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी पता है, जिस भी बोर्ड से आपने जो पढ़ा है आप वो बताइए कि मोल के बारे में। यूनिट ऑफ अमाउंट है, ठीक है। चलिए पलक गौतम, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी लोग किसी का कोई और आंसर? वैसे मैं शॉर्ट में 3 वर्ड में काफी अच्छा आंसर दिया है, बाकी किसी और का कुछ और आंसर है? हेलो सर। हाँ जी सर, it is a concept method of expressing amount of substance. हाँ, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये मेजरमेंट की एक यूनिट है, ठीक है। मोल का जो टर्म आता है वो आपका बेसिकली एक मेजरमेंट का यूनिट है। जैसे आपका दर्जन एक मेजरमेंट की यूनिट होती है, ठीक है, किसी चीज को मेजर करने की यूनिट है। चलिए एक टर्म आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 1 मोल इक्वल टू, अब मुझे कोई बताएगा 1 मोल में कितने अमाउंट होता है सब्सटेंस का? 6.022 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर। हाँ 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरी टर्म कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये कैसे आता है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये वैल्यू कैसे आती है, ये अमाउंट हमने कैसे डिफाइन कर लिया, क्योंकि जब हमें वैल्यू लेनी होगी तो हम अच्छा सी वैल्यू क्यों लेंगे ना अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेने की कहाँ जरूरत थी, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यही वैल्यू कैसे आती है। चलिए उससे पहले हम लोग एक टर्म पे आते हैं, सबसे बेसिक आपका जो एटम के बारे में है, ये सिर्फ एक नाम लिया है मैंने 1 मोल का, क्योंकि मोल चैप्टर का नाम था। 1 मोल का मैंने एक नाम लिया है, इतने यूनिट्स होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कहा कि 1 दर्जन टेबल, 1 दर्जन चेयर, 1 दर्जन बनाना, तो दैट मीन्स आपको क्लियर कट पता है कि 1 दर्जन चेयर का मतलब कितने यूनिट्स ऑफ चेयर हो गया, 12 यूनिट्स ऑफ चेयर हो गए। आपसे 1 दर्जन किसी ने टेबल का, दैट मीन्स 12 यूनिट्स ऑफ टेबल हो गए। आपसे किसी ने 1 डजन ऑफ बनाना का, दैट मीन्स आपके 12 यूनिट ऑफ बनाना हो गए। बेटा सेम उसी टाइप से आपका एक मोल होता है, ये बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे कोई कहता है 1 मोल एप्पल, दैट मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स ऑफ एप्पल, मतलब आपको इतने सारे एप्पल दिए गए, उसको हम कहते हैं 1 मोल। आपको अगर कोई कहा है कि 1 मोल टेबल, दैट मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स ऑफ टेबल, ठीक है।
तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किसका है, एटम का है। अब एटम सॉरी यूनिट्स का है। अब एटम हमारे बहुत छोटे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट हम लेते हैं। बाकी एग्जैक्टली कैसे ये वैल्यू आती है हम आगे देखेंगे। एक और टर्म आता है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता है, एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए बेटा एटॉमिक मास या फिर हम मास नंबर, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी हम मान के चलेंगे दोनों सेम चीज है, और यही हम मान के पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे कि एटॉमिक मास और मास नंबर हम सेम चीज कंसीडर करके लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन है 1H1 लिखा होता है, इन जनरल आपने देखा होगा। तो हम इसे कहते हैं कि आपके हाइड्रोजन का ये जो आगे नीचे नंबर लिखा है बेटा, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं अगर, तो हीलियम 2 4, यहाँ 2 क्या है एटॉमिक नंबर, 4 क्या है आपका एटॉमिक मास। ठीक, फिर हम लेते हैं आपका लिथियम 3 7, 3 आपका होता है एटॉमिक नंबर, 7 क्या होता है आपका एटॉमिक मास। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हम जैसे ही थोड़ा मोल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इस पे घूम करके वापस आएंगे कि एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, एटॉमिक मास क्या होता है कि उस एटम का वेट होता है, और मास नंबर क्या होता है किसी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बराबर होता है। मास नंबर क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे आपके प्लस जितने आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे उनके सम के बराबर आता है। मतलब क्या हुआ है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास जितना होता है, दोनों को आपको सम करने पे जो आता है उसे हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, आपके एटम के अंदर जितना मास हो, तो मास में क्या क्या आता है, एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। सबका मास जोड़ने के बाद जो मास आता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम मूल जब स्टार्ट हो जाएगा मूल पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे, और रेस्ट ऑफ डिटेल आपका चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में, उसकी यूनिट क्या होती है और क्या यूज करते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। नोट करने के बाद सब लोग डन लिख करके या फिर यस लिखकर, हाँ इस टाइप से मैसेज कर दिया कीजिएगा। ठीक है, मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके कुछ एटॉमिक मास के बारे में। देखिए, अगर मैं कहूं कि आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है बेटा। 1 कभी भी मास तो 1 से रिप्रेजेंट किया नहीं जाता है, तो 1 के आगे कुछ ना कुछ एक यूनिट लिखी होती है। आप में से किसी को पता है वो यूनिट क्या होती है? AMU। AMU, ठीक है, चलिए AMU होती है। ठीक, अभी हम AMU यूज करते हैं, पहले हम AMU यूज करते थे, अभी हम U यूज करते हैं, मतलब AMU और U दोनों सही होगा। ठीक, वो मॉलिक्यूलर वेट जब निकालना बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि क्योंकि वहाँ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, कुछ किताबें लिखती हैं कि मॉलिक्यूलर वेट U में लिखेंगे और एटॉमिक वेट AMU में लिखेंगे, वहां हम डिस्कस करेंगे, अभी 10-15 मिनट बाद आपका आएगा वो। चलिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, 1 AMU के बराबर। बेटा AMU का फुल फॉर्म Atomic mass unit.
परफेक्ट, एटॉमिक मास यूनिट, दैट मीन्स हमने एक एटॉमिक मास के लिए यूनिट डिफाइन किया जिसको हमने क्या कहा, शॉर्ट में करके एएमयू कहा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से कोई बताइए 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि मास है तो ये तो एसआई यूनिट तो हुई नहीं एएमयू की, एसआई यूनिट में वैल्यू क्या आती है इसकी? एनीवन, कोई भी? चलिए ये बताइए टोटल नंबर ऑफ एसआई यूनिट्स कितनी है? 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल नंबर ऑफ एसआई कितने? 7। ठीक है, जनरली हम लोग अभी किसको पढ़ेंगे, एमकेएस को, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो बेटा मास मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? ग्राम एंड किलोग्राम। ग्राम एंड किलोग्राम, सही है बेटा। फंबल की वजह डर क्यों रहे हो, डरो मत, आपको आता है, आप बताओ, सही रहेगा तब भी कोई बात नहीं, गलत रहेगा तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप आंसर बताओ कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं खुल के, जैसे क्लास में बताते हैं वैसे। सही रहेगा तब ठीक है, और गलत रहेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ जी बेटा। सर शायद 12 AMU इज इक्वल्स टू वो होता है मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन, 1 कार्बन एटम, हाँ ठीक है, सही है। 1.992648 into 10 की पावर हाँ पहुंचे तो थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा अलग है वो, जब हम 1 AMU डिफाइन करते हैं ना तब हम वहां लिखते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। ठीक है, अभी 1 AMU डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली, तब वहां से देखेंगे। अभी AMU के बारे में पढ़ रहे हैं कि AMU की वैल्यू एग्जैक्टली होती कितनी है। ठीक है, चलिए 1 AMU आपको एक एटॉमिक मास की यूनिट है। अब इससे अगर मास पूछा जाए तो आपको किससे बताना पड़ेगा, एसआई में अगर पूछा है तो ग्राम और किलोग्राम में मास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि AMU आपने लिख दिया, एक एटॉमिक मास यूनिट हो गई, चलिए मैंने मान लिया, लेकिन इसकी एक एसआई में एक यूनिट तो आपने डिफाइन किया होगा ना, कि ये किलोग्राम में अगर इसे कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो जो बच्चा बता रहा था वो मास ऑफ कार्बन C12 वाला, उसने क्या आंसर बताया था बेटा, दोबारा बताना आप। 1 AMU इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 की पावर 23। 1.992648 into 10 की पावर -23 ग्राम बोला था सर। अच्छा, थोड़ा सा दूसरे रास्ते चले गए आप। ये चलिए मैं मैंने बता, कहीं पढ़ा था। हाँ मैं आपको रिलेट करता हूँ, थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए 1 AMU एग्जैक्टली क्या होता है कि इसको अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये आपका MKS में हो गया, ये आपका CGS में हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों SI यूनिट में हो गए। चलिए अब ये वैल्यू कहां से आती है, जो हमने ये वैल्यू डिफाइन की, जैसे हम दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे एक स्टार यहाँ रहा, एक स्टार यहाँ रहा, दोनों स्टार के बीच की डिस्टेंस बेटा किसमें मेजर करते हैं? लाइट ईयर। लाइट ईयर्स में। ठीक है, अब लाइट ईयर्स को हम डिफाइन करते हैं ना कि मीटर किलोमीटर की टर्म में, हमने बोला एक लाइट ईयर्स का मतलब कितना होता है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। हर दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। ठीक है, हर एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। हर एक मिनट में सेकंड कितने? 60 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड 3 इंटू 10, इतना मीटर डिस्टेंस होती है। यहाँ हमने एक डेफिनेशन दी ना लाइट ईयर्स की, कि हमने क्या बताया कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक, अब उसी टाइप से एक AMU वैल्यू, सबसे पहली बात हमें AMU यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें एक अलग से यूनिट डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास अच्छा खासा है, तो हमें पता है जब 1.67 इंटू 10 का -27 किलोग्राम होता है, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का वेट किया इतने इसके बराबर आ गया। तो AMU यूज करने की जरूरत क्यों है? आखिर क्या नीड है कि हम AMU
कोई भी एनीवन? हम यही वैल्यू क्यों नहीं यूज कर लेते? एएमयू क्यों डिफाइन करते हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो लाइट ईयर्स में लिखोगे तो इतनी लंबी वैल्यू लिखोगे, फिर उसके बाद लाखों करोड़ों किलोमीटर टू स्पेसिफाई द वैल्यू। ठीक है, सही है। इसमें लाखों करोड़ों किलोमीटर हम दूर लिखते हैं, तो एक तो 10 की पावर 8, 9, 10, 11, 2, 13 यानी 14 के करीब 10 की पावर 14 की टर्म आप पहले लिखोगे, फिर उसके बाद 10 की पावर फिर टर्म लिखोगे, मतलब 10 की पावर 6, 7 में। तो कैलकुलेशन में भी टफ है। ठीक है, और दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन में हमें बहुत बड़ी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इसीलिए हमने क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर दिया कि आपके पास एक छोटी सी यूनिट थी, उसको हमने एक्स या कांस्टेंट मान लिया। अब उसको हमने एक अलग से यूनिट डिफाइन करके अपना काम अपना केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत छोटा आइटम है तो एक बहुत छोटा मास आएगा जिसको हमें कांस्टेंट मानना होगा। वो मास आपका इस अमाउंट के बराबर आता है। जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है अपनी गली की, यहाँ से लेके कॉर्नर तक की, हम किसमें बता देते हैं? मीटर में बता देते हैं कि 50 मीटर है, 100 मीटर है। लेकिन अब अपनी गली से थोड़े से शहर की तरफ जाएंगे तो किसमें बताना होता है? हम किलोमीटर में स्टार्ट हो जाते हैं बताने कि 2 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो ये यूनिट का चेंज क्यों किया? हमारी कैलकुलेशन इजी होने के लिए। आप इसी वैल्यू को अगर मिलीमीटर में बताने लग जाओगे तो बहुत बेकार सी वैल्यू आती है। मतलब 3 जीरो इसका, 2 जीरो मीटर का, फिर मीटर का सेंटीमीटर में, फिर जीरो, फिर सेंटीमीटर का मिलीमीटर में जीरो। तो 10 की पावर 5, 6, 7 में वैल्यू चलेगी। तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर बड़ी वैल्यू को छोटा सा एक टर्म मान के डिफाइन कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन आसान कर लिया। वही हमने यहाँ पे किया कि एक वैल्यू छोटी सी थी जो हमने स्टैंडर्डाइज की, उसको हमने एक यूनिट मान ली। जैसे 1 किलोमीटर को हमने यूनिट मान लिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होना चाहिए। तो जब भी आप 1000 मीटर नापोगे तो उसको 1 किलोमीटर से रिप्लेस कर देना। तो कैलकुलेशन में भी इजी हो गया और हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू भी मिलने लगी छोटी मोटी, जो जिसको हम याद रख सकते हैं। उसी टाइप से इसमें भी है। इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू लिखने की बजाय हमने एक यूनिट डिफाइन कर दिया कि एटॉमिक मास यूनिट है जिसका मास इसके बराबर आता है। अब ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई उसको देखते हैं। देखिए हमने जब डिफाइन किया तो हमने एक एटम को बेस माना हुआ था। बेस इन द सेंस का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप गांव में कभी आप जाइए या फिर सब्जी वाले के पास जाइए, उसके पास बाट खत्म हो जाए, तो बाट खत्म हो जाने पे क्या करता है कि वो 1 किलो आम तौल है, ठीक है, आप बोले नहीं हमको 2 चाहिए, तो क्या करेगा? 1 तौलेगा, उसका बाट बना के साइड में रख लेगा। या तो पत्थर तौलेगा, उसको 1 किलो का बाट है, 1 किलो का पत्थर है, दोनों को उठा के एक साइड रख लेगा। तो उसने बाट को रेफरेंस बनाया किसके लिए? ईंट के लिए। ठीक है, उसी टाइप से हमने रेफरेंस आइटम पहले बनाया था ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन आपके ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में, सब जगह काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हमने पहले ऑक्सीजन को रेफरेंस आइटम बनाया। ठीक है, बाद में फिर टाइम बीतने के बाद में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, तब हमें समझ में आया कि सब कुछ कार्बन कार्बन है। फिर हमने रेफरेंस इसको बना दिया कार्बन को। ठीक है, तब उसके बाद हमने 1 AMU डिफाइन क्या किया? 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। आप में से किसको पता है आइसोटोप क्या होते हैं? Element with same atomic number and different atomic mass. हाँ ठीक है, परफेक्ट। आपका एलिमेंट क्या है? वो सेम रहे। ठीक है, दैट मीन्स आप उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। जैसे कार्बन है बेटा, तो कार्बन हमारे नेचर में बेसिकली सबसे ज्यादा कार्बन हमारे पास बेसिकली 2 में पाया जाता है, 2 आइसोटोपिक फॉर्म में। एक होता है C12 और एक होता है C14। आप कुछ लोग इसके साथ हो सकता है फेमिलियर कम हो, लेकिन आपने रेडियो एक्टिव कार्बन सुना होगा, वो यही होता है। या फिर आपने सुना होगा कि पुराने जो डायनासोर्स वगैरह चेक किए जाते हैं वो इन्हीं की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं कि कितने साल पुराना है, इसी की वैल्यू के हिसाब से हम बताते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये भी नहीं सुना होगा तो आपने एक चीज सुना होगा, हैवी वाटर एंड नॉर्मल वाटर।
तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, और नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 भाई बहन है, एक खुद हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटिरियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, ड्यूटेरियम का 1, एटॉमिक वेट 2, ट्राइटिरियम का 1, एटॉमिक वेट 3। इसको आपको कई बार इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हमने सिंबल स्पेसिफाई कर दिया अलग अलग, लेकिन आपको जनरली आइसोटोप्स में सिंबल अलग अलग नहीं मिलते हैं, इसमें अलग अलग मिला। अगर आपको हाइड्रोजन का ऐसे लिखा हुआ मिले, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका सबका सेम है, ऊपर एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा है, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आपका एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है, बट आपका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक, चलिए अब 1 AMU डिफाइन कैसे किया। इसके अलावा एक दो आइसोटोप और देख लीजिए जो जनरली आपके प्रेजेंस रहते हैं। एक होता है नाइट्रोजन में भी एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन में आपको मेजरली मिलेगा 1735 और 1737। ये क्लोरीन में दो आइसोटोप मिलते हैं। ठीक है, कि क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 हो, वेट उसका 35 हो, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17, वेट उसका 37 हो। अब ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक वेट किसके कारण बदल रहा है और एटॉमिक नंबर कांस्टेंट क्यों चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने 1 AMU डिफाइन कैसे किया। हमने एक C12 का मतलब ये वाला कार्बन एटम, जिसका ऐसा कार्बन एटम जिसका एटॉमिक वेट 12 के बराबर हो, मतलब 12 आइसोटोप वाला। सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि ये इस आइसोटोप का हमने एक एटम का वेट मेजर किया। ठीक है, हमने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब इस वाले एक एटम का वेट मेजर किया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हमें तो पता है कार्बन का 12 AMU वेट होता है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 AMU आएगा। वो बेटा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने 1 AMU डिफाइन कर दिया, इसलिए C12 का वेट आपने 12 AMU लिखा। ठीक है, इसलिए आपको ये स्पेसिफाई हो पाया। इसकी डेरिवेशन के बाद कार्बन का वेट 12 AMU आता है। ठीक है, पहले हम 1 AMU डिराइव करते हैं, इसकी वैल्यू जो आती है उसको 1 AMU के बराबर मानते हैं, फिर हम कार्बन का वेट 12 AMU के बराबर लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक लिखिए, फिर C12 आइसोटोप का मास लिख के सर आप दोबारा समझा सकते हो। हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ बेटा, किस पॉइंट से आपको दोबारा समझ में नहीं समझा है, सकते हो ये बात। किस पॉइंट से यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से आइसोटोप के बारे में, या फिर जो मैं बोल रहा था उसके बारे में कि C12 AMU और C12 जो का आप बोल रहे रिलेशन थे सर, अच्छा जो आप बोल देखिए, रहे थे सर। देखिए मैंने क्या बताया, ये आइसोटोप आपको समझ में आ गया सारे, ये आइसोटोप आपको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, मैं ये बताया हूँ कि आपने क्या, जैसे मान लीजिए हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 AMU के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कार्बन का वेट हमें पता ही था 12 AMU है, तो 12 AMU इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 AMU आ गया। तो दैट मीन्स हमने 1 AMU डिफाइन कर दिया। तो ये इस टाइप से नहीं डिफाइन हुआ 1 AMU, ये ध्यान से रखिएगा। हमने पहले कार्बन के रिस्पेक्ट में डिराइव किया 1 AMU की वैल्यू को। ठीक है, कि 1 AMU डिराइव किया कि मास ऑफ C12 आइसोटोप को 12 से डिवाइड करने के बाद, ये 12 नंबर हमने 12 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो 1 AMU के बराबर आती है, इसलिए कार्बन 12 आइसोटोप का मास 12 AMU आता है। हमने पहले डिराइव 1 AMU किया था। ठीक है, चलिए डन। ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक, अब देखिए एक मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम हमारे पास जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनका मास मेजर करने के लिए। तो हमने यहां से निकाला द मास ऑफ 1 C12 एटम, इसका मास आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स 1 AMU की वैल्यू लिखेंगे तो किसके बराबर आती है 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कीजिए, सी आएगा 0.1, 12 7 12 72, ठीक है, 1.0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने, आगे चलें। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब इसको आप में से किसी को पता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? एनीवन? प्रोटॉन का मास कितना होता है? हेलो हाँ जी, सर, 1.67 इंटू 10 की आगे? पावर -27। ठीक है, तो देखिए यही चीज तो लिखी हुई है यहाँ पे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब मास नंबर और एटॉमिक मास के साथ रिलेट करते हैं, आप समझिएगा। एटॉमिक मास मतलब क्या क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर इसी को हम ऐसे पढ़ते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको जनरल टर्म में हम ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए अब मैं एक एक का मास लिखता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा फर्क ये होता है कि यहाँ पे 1.67 आता है प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में 1.68 आता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मास किसका ज्यादा होता है तो न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं कहूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो देखो बेटा मास में कितना डिफरेंस है, यहाँ 10⁻⁴ का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आपसे मैं वैल्यू क्या ऐड करने कह रहा हूँ कि एक आपके पास 1 है, एक आपके पास वैल्यू है 0.0001, नहीं ज्यादा हो गया, ये 1। ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आप अप्रोक्सीमेट 1 लिख दोगे।
कि 1.0001 है, लेकिन बेटा अगर पूछा जाए तो है ये वैल्यू या नहीं है, 1 से ग्रेटर तो है, कितनी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन ज्यादा है, ठीक। इसलिए क्या होता है कि मास नंबर मतलब एटॉमिक मास और मास नंबर हमारा क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में काफी कम होता है, जिससे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका मास नंबर और एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ एटम्स के हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं, और एटॉमिक नंबर लिखते हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी कुछ बच्चों ने पीरियड टेबल मतलब याद किया होगा, ठीक है। तो पहले 1 से 20 तक के एटम के एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर लिखेंगे जो आपको लर्न करने हैं, वो आपको चैप्टर में काम आते जाएंगे, और कुछ 1-2 एलिमेंट्स के एक्स्ट्रा लिख लेंगे जो आपको याद करने रहेंगे। बाकी आपका पीरियडिक टेबल जब चैप्टर आएगा तब आप अपने आप याद कर लेंगे। इसको नोट कर लिया सबने, मिटाओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 4 बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 8 बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 मास नंबर 11 कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14, ऑक्सीजन 8-16, ठीक है। इस टाइप से आप टोटल 20 तक याद कर लीजिएगा। उस 20 के अलावा मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, आपको 20 तक याद करना है, कैल्शियम तक, ठीक है। कुछ एटम्स का मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। पहला फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 मास नंबर 31, जो आपका यूज होगा चैप्टर में। जनरली आपको पेपर में लिखा होता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाई चांस आप स्टेट बोर्ड के भी पेपर दोगे, सॉरी बोर्ड एग्जाम भी दोगे, और कुछ स्टेट कंपटीशन एग्जाम भी आप दोगे, तो उसमें कभी कभी होता है पेपर में नहीं दिया रहता है, ठीक। और मास नंबर अगर आपको याद है तो थोड़ा कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेते हो, आपको चीजें पता होती हैं अगर, ठीक, इसलिए याद कर लेना। सल्फर का 16-32, एटॉमिक नंबर 16 मास नंबर 32, क्लोरीन का 1735.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार बार घूम फिर के आएगा इस चैप्टर में, इसका जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। पोटेशियम 1939, 1939, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी घूम फिर कर आपके चैप्टर में बहुत बार आएगा। कैल्शियम का 20-40, ठीक है। इसके बाद एक लिख लेते हैं मैंगनीज का 55, एटॉमिक नंबर 25, ठीक है। उसके बाद आयरन का 26 मास नंबर आपका 56, देन कॉपर का 63.5, एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। जिंक का मास नंबर 65, एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। इसके बाद आपका Ag का 108, इसके एटॉमिक नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। देन अदरवाइज आप कॉपर से 18 जोड़ लीजिए, 29, 8, 37, 10, 43, 47 इसका एटॉमिक नंबर हुआ, ठीक है। आई का आपको आयोडीन, इसका मास नंबर आपका 127, ठीक है। ये कुछ आइटम्स है जिनका आप मास नंबर याद कर लीजिएगा 1 से 20 तक सीरियल ऑर्डर में, और ये थोड़े कूद फांद करके। बाकी अदरवाइज मैं अभी आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं जनरली आपको दूंगा, एटॉमिक मास लिख करके दूंगा, कोई रिएक्शन अगर हो रही होगी तो मैं इनिशियल में लिख के दूंगा, क्योंकि अभी आपने बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़े, बिल्कुल स्टार्टिंग है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं,
ठीक है। नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पर कहीं कुछ नहीं यूज आएगा, लेकिन बस जरूरी है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। आपको एटॉमिक मास वगैरह पता रहेगा। इनफैक्ट 6 महीने बाद मुझे लगता है कि मैं तो पढ़ा के निकलूंगा और आप भूल जाओगे इसको, क्योंकि यूज बहुत कम आता है। इसका सिग्निफिकेंस अभी हमारे मतलब का नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली होता है क्या, बस डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। होता क्या एग्जैक्टली, मास ऑफ वन एटम divided by 1/12 into mass of C12 isotope। ठीक है, अब बेसिकली बेटा देखो ये हमने किया क्यों है, किसी के भी मास की यूनिट को यूनिटलेस अलग करने के लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास हमने क्यों पढ़ा है कि जो भी आपके पास मास आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का आप मास डिफाइन कर रहे हैं। रिलेटिव लिखा हुआ है मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का आप एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे रिस्पेक्ट में हम मास डिफाइन करते हैं तो वो आपका यूनिट लेस आता है। कैसे आएगा देखिए, मास ऑफ वन एटम, सपोज कीजिए आपको ऑक्सीजन का 816 का RAM लिखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा, 16 AMU डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 AMU तो लिखा हुआ है। 1 AMU की डेफिनेशन यही थी ना, तो हमने नीचे क्या लिखा 1 AMU, तो इसको हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, यानी आया कितना 16 के बराबर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे किसी बुक में या स्टैंडर्ड बुक या फॉरेन ऑथर्स की बुक में देखेंगे तो वो आपको RAM या RMM लिख करके देता है। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें अगर केमिस्ट्री फील्ड में गए आप तो आपको RAM या फिर RMM लिख करके वो देते हैं। वो मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, इस टाइप की चीजें नहीं लिख करके देते हैं। उसका रीजन क्या है कि उन्हें यूनिट नहीं लगानी है, आपको जो मानना है मान लो। ठीक, उन्होंने अगर आपको डिफाइन किया ब्रैकेट में कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, या फिर आपको डिफाइन करके दे दिया कि इसका एटॉमिक वेट 16 है, तो इनडायरेक्टली उनकी बुक्स में कन्वेंशन होता है कि आपको RAM दिया हुआ है, अदरवाइज आपको यूनिट लिखना कंपल्सरी रहेगा। ठीक है, कि ये 16 AMU है। ठीक है, तो यूनिट के लफड़ा हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि RAM और RMM डिराइव किया। इसी टाइप से हम डेंसिटी के लिए भी पढ़ेंगे, एक टर्म आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका भी मेन पंगा यही था कि उसमें से भी हमने यूनिट हटाई है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें अलग अलग चीजें डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, हमें पास एक यूनिट मॉडुलस वैल्यू है, हमने बोला कि इसका RAM इतना है या फिर RMM इतना है, अब आप यूनिट करते रहो जो आपको करना है। ठीक है, तो RAM क्या होता है, बेसिकली वैल्यू वही होती है, बस एक टर्म यूनिटलेस होती है और एक में यूनिट लिखी हुई होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे कार्बन एटम का या फिर सपोज कि नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, तो आप कितना बताओगे 14 AMU। जब आपसे पूछे नाइट्रोजन एटम का RAM कितना है, तो वैल्यू आप सेम बताओगे, बस यूनिट कुछ मत बोलना। ठीक है, एटॉमिक मास पूछेगा तब तो आपको 14 AMU बताना है,
लेकिन अगर आपसे RAM पूछेगा तो आप 14 लिख करके आगे बढ़ लेना, आपको कोई यूनिट नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। आपको कोई पचड़ा बांधने की जरूरत नहीं है कि क्या किसके टर्म में है, कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है। तो सिंपल बोला 14 का मतलब आप यूनिट अब आप आगे लगाते रहो, ठीक है। आगे चले। ठीक है, अब हम आते हैं आपके टर्म में अगला टर्म मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आज पढ़ करके फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि अब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख लेंगे तो लोग डेफिनेशन भूल जाते हैं और उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in a molecule। ठीक है, देखिए अगर हमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम कहा गया। अब मुझसे कहा गया H2, तो बेटा अब ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक एटम है, दोनों में फर्क समझिएगा। ये आपका वन एटम है और ये आपका वन मॉलिक्यूल है। H2O आपका वन मॉलिक्यूल है तीनों एटम को मिला करके। CO2 आपका वन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम है और एक कार्बन एटम है, ठीक। उसके बाद आपका NO2, ये भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है। अब आते हैं अपने मॉलिक्यूलर वेट वाले कॉन्सेप्ट पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर। अब H2 जो बना है 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। H2 मॉलिक्यूल कैसे बना है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, H2 बन गया। दैट मीन्स अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना चाहें, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है 2, और एक एटम हाइड्रोजन एटम का वेट किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2 AMU। अब कुछ लोग साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अब ये एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, हम इसे मॉलिक्यूल में कैसे यूज करेंगे, हम तो सिर्फ इसे एटम में यूज करना चाहिए क्योंकि नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इसको AMU हटा करके क्या यूज करने लग गए, यूनिफाइड मास, यू शॉर्ट में, ठीक। फिर IPSC की बारी है, उसने कहा बुजुर्ग आदमी है तो उसने कहा एक काम करो कि एटम का भी जो मास है वो 1 AMU हटा के 1 U कर दो, तभी ये भी चलता है और ये भी चलता है, ठीक। तो आपसे कोई मॉलिक्यूलर वेट पूछे 2 AMU भी सही है, मॉलिक्यूलर वेट पूछता है 2 U भी सही है, दोनों के दोनों सही है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, U का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, वैल्यू वही सेम है, ठीक है। मतलब कांग्रेस पार्टी के पुराने विधायक और सांसद बीजेपी ज्वाइन करके दोबारा से जीत गए, तो वही सेम चीज इसमें भी है, ठीक है। कि आपको AMU में जो चीज गिवन थी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि तुम करप्ट हो, तो उन्होंने बीजेपी वालों ने बोला तुम करप्ट हो, तो एक काम किया उन्होंने, अच्छा ठीक है तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, चलिए। तो ये आपका U है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफाइड मास। चलिए, वैसे पॉलिटिकल कमेंट को अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है, मजे के लिए बातें सारी होती रहती है, मैं किसी का सपोर्टर या विरोधी नहीं हूँ। चलिए,
H2O की बात अगर करते हैं तो वाटर, इसमें आपके पास 3 एटम कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का अगर आप एटॉमिक मास लिखेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना आएगा, 2 × 1 AMU। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा एक एटम का, 16 AMU। अपने पास ऑक्सीजन कितना, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, यानी 16 × 1 AMU। तो टोटल मास कितना हुआ आपका, 18 AMU, या फिर ऐसे कह लीजिए 18 U। ठीक है, अब CO2 की बात करते हैं। तो कार्बन एटम एक ही है, एक एटम का मास कितना है, 12 AMU मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का एटम का वेट 16 AMU। तो टोटल करें कितना आंसर आएगा, 44 AMU। बाकी इन दोनों का वेट आप बताओ। इसके अलावा मैं कुछ और लिख देता हूँ, Na2 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया। ठीक है, इसको हाइपोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HCl हो गया, CaCO3, KClO3। ठीक है, इसके अलावा ये जब मास कैलकुलेट हो जाए, इसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है CH3COOH, CH3CH3। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, देन CuSO4.5H2O। आप पहले यहां तक लिख लीजिएगा, तब डन करके बताइएगा। CO2 का टोटल वेट आया 44 AMU, या फिर ऐसे कह लीजिए 44 U। चलिए बेटा, जितना मैंने थ्योरी लिखाया था वो सबने नोट कर लिया, उसको मिटा दो। जो एग्जांपल दिया उसको छोड़ के बाकी जो मैंने लिखा है वो सबने नोट कर लिया। सवाल करने में बिजी हैं सब बच्चे, चलो कर लो तब रिप्लाई करना। अच्छा यस सर, तो फ्री हो गए हैं। H2SO4 का 98, चलिए H2SO4 का जिस बच्चे ने कैलकुलेट किया सही है, तो उसका भी आंसर आया अभी। H2SO4 का 98 आएगा।
कैल्शियम का 40 होता है, क्योंकि मैंने शायद उधर लिखा नहीं था टेबल में। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। बेटा HCl 36 नहीं 36.5। आपको Cl का वेट मैंने लिखा है। हाँ जी सर सर हम हाँ, पॉइंट बताओ। वाली वैल्यूज भी लिखेंगे? हाँ, जो आपको स्टैंडर्ड मैंने गिवन कर दिया कि हाँ पॉइंट वाइज है, उसको आप पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। ओके सर। चलिए एक एक का आंसर करना हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग मिलाते रहिएगा। चलिए सबसे पहले नंबर लगाते हैं NO2 का। NO2 का 16 दूनी 32 10 14 यानी 46 AMU। H2SO4 का 98 AMU। बेटा जिसको वैल्यू नहीं आएगी वो टेक्स्ट कर देगा कि नहीं आया कौन सी वैल्यू, वो मैं बता दूंगा जोड़ के, ठीक है। HClO4 का हाइड्रोजन एक एटम है यानी 1, Cl मतलब 35.5 एक एटम है, प्लस O4 यानी 64। ठीक है, तो इसका वेट कितना आ रहा है 64 और 35 99 100.5। ठीक है, HCl का अगर आप लिखेंगे कितना आएगा 36.5 AMU या फिर कह लीजिए U, आगे यूनिट जरूर लिख लीजिएगा AMU। उसके बाद CaCO3 का कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 एटम, एक का 16 यानी 16 इंटू 3 48, यानी कितना है आपका 100। KClO3 की अगर बात करें तो पोटेशियम का 39, Cl का 35.5 और ऑक्सीजन का 48। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको सम करेंगे 9 पर 14 8 22 122.5। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, सीधा कर देता हूँ इसको। 39 प्लस 35.5 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 122.5। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों पे, CH3 CWH पे। दो नहीं 4 है, हाँ ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, अच्छा लगेगा। CH3 CWH। चलिए बच्चा आप में से बताओ किसका आंसर आया इसका 60, पलक गौतम। चलिए और किसी का आंसर आया, अर्षित जैन 60। ठीक है, 2 लोगों का आंसर आया, तो 2 ही लोगों ने किया। कितने लोग हैं, 3 3 6 7 लोग हैं बेटा, 2 ही लोगों ने आंसर दिया। अच्छा पारुल का भी आया, 3 लोगों ने आंसर दिया। अच्छा 60.05 बेटा 0.05 कहाँ से ले आए, ज्यादा एक्यूरेट हो गए आप। चलिए 3 लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, बाकी लोगों से पर्सनली मिलना पड़ेगा कि आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। चलिए CH3 CWH का आता है आपका 60 आता है। कैसे आएगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें से काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, हर एक का वेट कितना 12 दैट इज इक्वल टू 24। ऑक्सीजन एटम कितने हैं टोटल 2 है, हर एक का वेट 16
यानी कितना आया 32। हाइड्रोजन एटम टोटल कितने हैं, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 है, यानी H कितना है 1 × 4 4, ऐड कर लीजिए 6 4 10 3 2 5 6, आंसर क्या है 60। ठीक है, इसी टाइप से आप CH3 का निकालेंगे तो 2 कार्बन यानी 24, 6 हाइड्रोजन यानी 30, यानी आंसर क्या है 30U। CaOH का होल ट्वाइस, इसका देखते हैं। देखिए ये होल ट्वाइस लगने का मतलब ऑक्सीजन को भी 2 बार करेगा और हाइड्रोजन को भी 2 एटम करेगा, यानी कैल्शियम का खुद का 40, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 एटम है यानी 2 × 16, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं वो भी 2 एटम है यानी प्लस 2 × 1, 32 + 2 34 and 40 74U। ठीक है, कॉपर देखिए आप शुरू करते हैं। कॉपर का वेट होता है 63.5, अब मिटा देता हूँ बाकी नोट कर लिया होगा, 249.5 एक बच्चे ने आंसर दिया है। चलिए देखते हैं। CSO4.5H2O। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक वेट लिखते हैं 63.5, सल्फर का एटॉमिक वेट लिखते हैं 32, इस सल्फर का एक सल्फर एटम था। ऑक्सीजन का लिख लिया आपने 64। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 ऑक्सीजन यहाँ है 5 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल आप उस टाइप से भी कर सकते थे। अभी मैं सेपरेटली लेके चल रहा हूँ, आप ऐसे भी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी जोड़ोगे तब भी सही आएगा, सारे आइटम एक साथ नहीं काउंट हो पाए तब भी। हाइड्रोजन H2 का 2 हाइड्रोजन है यानी 5 × 10 10, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 5, यानी टोटल वेट कितना हुआ 80। अब जोड़ो 3 2 5 4 9 9, 8 1 9 6 15 3 18 6 24, 249.5 यूनिफाइड मास। चलिए नोट कर लिया सबने। ठीक है, चलिए 1-2 मॉलिक्यूल का और आप मास कैलकुलेट करके बताइए, मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसके बाद हम मोल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, कितने लोग इस स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ, किसी को पता है? कोई भी? बताइए। बेटा कोई कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन शायद उसकी आवाज नहीं निकल रही है, मतलब दब गया है बेचारा वो, तो मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रोपेन। ब्यूटेन 4 है, जितने कॉर्नर होते हैं सब और जितने पहाड़ की टोपी होती है वो भी, तो 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलेगा फिर ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक में मिलेंगे इससे, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ब्यूटेन का। आप मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना आएगा, KCl ठीक है। चलिए बहुत हो गया, इतना तो आप जोड़ना घटाना सीखिएगा। एक और का बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 H और CH3, इसका बताओ सब लोग। चलिए Ag का तो मैं बताता हूँ, इसका 108,
इसका 14 और इसका 48। आप सम करो, 48 4 52 10 62, यानी कितना है आपका 170 यूनिट। बेटा जो आंसर नहीं दे रहा है ना, लॉकडाउन खुलने के बाद गोलगप्पे वाली रेडी पे जाओगे ना, पानी खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखना। तो इसलिए आंसर दे लो। चलिए ब्यूटेन का देखते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो फॉर्मूला आपने 10th में बचपन में पढ़ा होगा, CnH2n+2 ऐसे करके एन का फॉर्मूला होता है। अगर एल्कीन रहता है तो ऐसे लिखा होता है, और अगर एल्काइन होता है तो ऐसे लिखा होता है। ये आपने अपने बचपन की यादों में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्यूटेन लिखने का मतलब, ब्यूट कब लिखते हैं? जब 4 कार्बन आते हैं। तो C4। एन कब लिखते हैं? तो यानी एन की वैल्यू 4 पता चल गई, इसमें लिखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10, ठीक है। जिसको नहीं याद आ रहा है बेटा, वो अपने थोड़ा घुटने पे जोड़ देगा, उसको याद आ जाएगा। अब C4H10, 4 कार्बन है, यानी टोटल कितना हुआ? 48। 10 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हुआ? 10, यानी 58 AMU, या फिर ऐसे कह लीजिए 58U। KCl की अगर बात करते हैं तो KCl में क्या है? टोटल पोटेशियम का वेट 39 प्लस 35.5, आंसर क्या आएगा? 74.5, ठीक है। इसका वेट कुछ लोगों ने बताया था शायद, $69। देखते हैं कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 60। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 और 1 10, उसके बेटा है 70, ठीक है। ये मैंने इसलिए दे दिया था कि कुछ महानुभाव को ये ना लगे कि सिंगल बॉन्ड था तो कम वेट होता है, डबल बॉन्ड कर दिया तो आइटम का वेट बढ़ गया, 2 बॉन्ड हो गया ना। तो ध्यान रखना कि बॉन्ड से वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताओ बेटा, एक बार और क्या बताओ? लास्ट वाला? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। देखो, बॉन्ड से दिखाने का मतलब ये होता है कि एक एटम दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और कोई मतलब नहीं होता है। तो बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम केवल काउंट करो, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम से मतलब होता है, हमें बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन में। ऐसे तो आप देखोगे तो CuSO4.5s2 है, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लो कि जो भी आपने स्ट्रक्चर लिखा था, देखिए CuSO4.5s2 का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इधर H2O दे रहा होता है, इधर H2O दे रहा होता है, इधर H2O दे रहा होता है, फिर इधर H2O दे रहा होता है, फिर SO4 उधर अलग बन रहा होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम से अपने मतलब होता है। टोटल एटम कितना है काउंट करो। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और 5, और कहीं कार्बन बाकी रह गया? नहीं रहा। यानी टोटल कितने कार्बन है? 5, 12 × 5, कार्बन का वेट टोटल कितना होगा? 60। हाइड्रोजन टोटल कितना है? 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 1 इधर, 10 है, यानी 10 × 1 टोटल 10। अब टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 70U। मतलब मैं फंसाने में सक्सेसफुल रहा आप लोग को, है लास्ट में। तो एक और सवाल दे देता हूँ, 1-2 सवाल और दे देता हूँ फिर। ऐसे नहीं, ऐसे दूंगा, CH CH2 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 एंड इधर C डबल बॉन्ड O, इधर OH। चलिए अब इसका मास बताइए।
सर ये CH के ऊपर क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड के पहले क्या लिखा हुआ है? OH लिखा है, OH। जो आप पढ़ते हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आपने जब लिखा हुआ था तब तो आराम से आंसर बता दिया। इसको मैंने बना करके दिया है, C इधर H है, इधर H है, इधर H है, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। तो 129, और सिर्फ एक लोग का आंसर आया। 3 3 6 1 7 गड़बड़ कर गए हैं सिर्फ। 128 आप भी गलत कर गए शायद। कितने कार्बन है? 7 ही तो है। 3 3 6 1 7 84 + 32। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा शायद। 84 + 32 116, 2 2 4 2 6 2 8 9। चलिए देखें, ठीक है, कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 12 × 7 कार्बन, यानी कितना हुआ? 84। ठीक, ऑक्सीजन काउंट करते हैं। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, यानी 16 × 2 कितना हुआ? 32। हाइड्रोजन करो, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, 2 2 4 6 8 10 12 12 हो गए। 12 × 1 दैट इज इक्वल टू 12। 2 2 4 4 8 8 3 11 1 128 U। ठीक है, चलिए अब मॉलिक्यूलर वेट गिनती गिनना आप लोगों ने सीख लिया। अब केमिस्ट्री में आते हैं वापस। चलिए, अब एक और नाम आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? RMM। ठीक है, ये भी आपका कुछ नहीं होता है, जो वैल्यू आपकी एम और यू में आ रही है मॉलिक्यूल की, उसको 1 यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, या आइसोटोप कह लो या एटम कह लो। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आपने क्या निकाला? सपोज मैं H2O के RMM की बात करूं अगर, ठीक है, तो H2O का कितना होता है? 18 U, या फिर AMU डिवाइडेड बाय 1 U से U उड़ गया, क्या 18 है। यानी H2O का अगर आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 18 AMU, और अगर RMM पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 18 के बराबर। ये आपका क्या है? RMM है, और ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। चलिए, नोट कर लिया सबने? ठीक, अब हम आते हैं आपके मोल पे। 1 मोल की वैल्यू कैसे आती है? वो बेकार थी, मतलब बेकार थी इन द सेंस का मतलब कि अच्छा खासा इंटीजर बताया होता है तो अच्छा रहता है याद करने में, काम का कैलकुलेशन बिगाड़ता रहता है वो। जहाँ भी 1 Na की वैल्यू लिख के कैलकुलेशन करनी होती है, मन अजीब सा हो जाता है।
कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके 1 मोल की डेफिनेशन पे। 1 मोल की डेफिनेशन आपकी क्या आती है? ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स है नंबर ऑफ C12 आइसोटोप, अब ब्रैकेट में लिखिए एटम्स, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, इसको हम कहते हैं 1 मोल। ठीक, समझिएगा हमने किया गया है। 1 मोल हमें डिफाइन करना था। 1 मोल में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट होता है। ठीक, तो हमने क्या किया कि कार्बन C12 आइसोटोप लिया। ठीक है, तो C12 आइसोटोप लिए ढेर सारे आइटम, उसको हमने एक तरफ तराजू में 12 ग्राम का वेट रखा और इधर C12 जैसे चीनी तोलते हैं वैसे तोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब दोनों तराजू बैलेंस हो गए तो 12 ग्राम इधर भी हो गया, 12 ग्राम इधर भी, C12 आइसोटोप हो गया। अब क्या किया कि हमने हर एक कार्बन 12 एटम को काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सिंपल जैसे 12 ग्राम इधर रखा था, 12 ग्राम चीनी रखा, अब चीनी के पार्टिकल काउंट कर लो, तो जितने पार्टिकल आ गए वो आपका 1 मोल हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसे किया नहीं था, लेकिन आप जनरल वे में ऐसे समझ सकते हो। क्या किया हमने कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में, ठीक है, हमने C12 आइसोटोप का 12 ग्राम लिया, उसमें जितने नंबर ऑफ C12 आइसोटोप के एटम आए उसको हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये 1 मोल के बराबर है। इसमें जितने नंबर ऑफ एटम है वो हमारे 1 मोल एटम कंसीडर होंगे। ठीक है, चलिए अब वो समझते हैं कि वो वैल्यू कहाँ से आती है। बेटा ये जो मैंने डेफिनेशन सेंटेंस लिखा है इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? एक मिनट रुकिए, बेटा आपका चैट उड़ गया। चल अगेन 1 मोल, अच्छा कैसे बताऊं 1 मोल? अब मौज मत काटने लग जाना बीच में, अच्छी कहानी बता रहे तो दोबारा सुन लो। ठीक है, चलिए C12 1 मोल क्या डिफाइन किया है कि हमने क्या किया कि कार्बन 12 का मतलब C12 आइसोटोप का 12 ग्राम तराजू पे तौल के अपने पास रख लिया। ठीक है, और कुछ बच्चों की ड्यूटी लगाई कि इसमें काउंट कर डालो कितने नंबर ऑफ, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ आपने पढ़ा हुआ कि कुछ लोग थे हल्दीराम में मूंगफली काउंट कर रहे थे 1 किलो के पैकेट में, तो वैसे ही कुछ किसी ने फायदा उठाया, उन्होंने 12 ग्राम C12 आइसोटोप लिया। ठीक है, उस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ C12 एटम आए उसे हम कहते हैं 1 मोल। अब क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चले न्यू। हाँ ठीक, अब देखिए ये हमने निकाला कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए 1 एटम C12 आइसोटोप वाले का, ठीक है, 1 एटम का मास कितना होता है बेटा? 1 एटम C12 आइसोटोप का मास कितना लिखा था हमने? 12 AMU। 12 AMU। एग्जैक्टली मैंने जैसे एक वैल्यू लिखी होगी ना सबसे शुरू में 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ठीक है, तो गिनवाने से अच्छा हमने क्या किया कि अब कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं कि भाई एक एटम काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमने एक एटम का वेट किया, कितना आया? 1.99 10 टू द पावर -23 ग्राम। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम किसके बराबर है? 1 एटम के बराबर है। चलिए क्लियर? दैट मीन्स 1 ग्राम कितने एटम के बराबर होगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम के बराबर। ठीक है, हमने लिया कितना था? 12 ग्राम। 12 ग्राम किसके बराबर आएगा? 12 डिवाइडेड बाई मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई
1.99 into 10 to the power -23 एटम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 10 की पावर -23 उड़ के ऊपर जाएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 6 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि 1.99 है ना, तो 6.022 कह लो या 23 कह लो, जो भी लेना होगा। 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम। ठीक, चलिए नोट कर लिया, कुछ एक लाइन और बता दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, एटम काउंट कर लिया, लेकिन अब हमने बोला कि ये सिर्फ एटम के लिए नहीं चाहिए, इसमें हमने बताया कि इतने नंबर ऑफ यूनिट होते हैं। तो यहाँ तो हम 1 एटम से रिलेट कर रहे थे, हमने बोला इतने नंबर ऑफ एटम आए हैं, इसको हमने दूसरे, इसी को जो आपका ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो आगे सिर्फ वैल्यू लिखी है, इसको हम कहते हैं अवोगाड्रो नंबर, जो सिर्फ आगे वैल्यू लिखी है बस उसी को। ठीक है, अब अवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाला एन, इसके चरणों में बड़ा वाला ए। ठीक है, तो बड़ा वाला एन और इनकी पादुकाओं में रहता है ये बड़ा वाला ए, इसे Na कहते हैं। ठीक है, तो Na जब भी आपको शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या Na नंबर ऑफ एटम, तो मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये बड़े वाले नंबर की बात हो रही है। ठीक, तो दैट मीन्स अब हमने डेफिनेशन क्या बदल दी कि जब भी आपकी 1 मोल की बारी आएगी, ठीक है, तो निकाला तो एटम से, ठीक है, किया एक व्यक्ति ने काम, मजा पूरा गांव लेगा। तो उसी टाइप से फिर समझिएगा कि 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम सही है, मॉलिक्यूल चलो भाई ये भी सही है, यूनिट ये भी सही है। ठीक है, तो बली कार्बन को चढ़ाया गया है और मजे पूरे केमिस्ट्री के हर एक एटम मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ठीक है, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा 11th क्लास की, बेटा 10th में कुछ नहीं पढ़ा या कुछ बहुत कुछ पढ़ा है तो सब कुछ अपना पास में रखिएगा, बहुत कुछ पढ़ा है तो काम आएगा, आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अभी आपका मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ेगा डरना मत। ठीक, एनसीईआरटी आप अपना पढ़ते रहना और बाकी जो होमवर्क मिलेगा वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन।